तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, यानी कि लास्ट लेक्चर तक अपन ने चैप्टर नंबर 1 की 9 यूनिट्स थी और 9 की 9 यूनिट्स अपन ने कवर कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है गाइस वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अपन को 6 यूनिट पढ़नी है। तो गाइस यहां से जो अपने चैप्टर स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल अप्रोच वाले चैप्टर्स होंगे, ठीक है जी। तो इसमें अपन को कितनी यूनिट्स पढ़नी है? 6 यूनिट, जिसमें फर्स्ट यूनिट है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल एंट्रीज, यानी कि इसमें अपन पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्रीज के बारे में। और इसके अलावा 5 यूनिट्स और हैं जिसमें कि अपन पढ़ेंगे कैश बुक, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये सारी चीज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी ये सारे हमको पढ़ने हैं इस यूनिट के बाद। यानी इससे 6 यूनिट है जिसमें आज अपन यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल एंट्री। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, धांसू चैप्टर है। बेस बनाना है, यहाँ से सारी चीजें अपन को यहाँ से कवर करते हुए चलना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि अपन ने पहले यानी कि चैप्टर में पढ़ा था, एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो वहीं से बात समझ में आती है कि यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया था जी? इसके जो जन्मदाता थे उनका नाम था लुकास पेसियोली। नाम याद रखना है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। यानी डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया था जी? लुकास पेसियोली ने। इन्होंने ही इजाद की थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म में रिकॉर्ड होता है। मतलब उसके दो पहलू होते हैं, डीआर पहलू होता है और एक इसका सीआर, यानी डीआर साइड और सीआर साइड। डबल एंट्री सिस्टम, कोई भी ट्रांजैक्शन कितने में? डबल, यानी डीआर सीआर, ठीक है। और हर एक ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, ये बात लुकास पेसियोली जी ने बताई थी। यानी कि हम जो जनरल यानी जो हमारी एंट्रीज होती है, जो ट्रांजैक्शन बुक करते हैं, वो हम कहां पे करते हैं? बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो हमारे किस में होता है? डीआर सीआर में, ठीक है। और एक ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट को इफेक्ट करेगा? 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो यह आपको अच्छे से समझना है। ये था डबल एंट्री सिस्टम। इसके एडवांटेजेस भी इन्होंने बताए कि एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम के। तो वो ये बोलते हैं कि अपन जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पे। इसका एडवांटेज है जो ट्रायल बैलेंस, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। हमारे ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है क्या वो हमारा सही है या गलत है, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी ये बताता है। तीसरी बात करते हैं कि जो हमारा फाइनल अकाउंट हो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, यानी बैलेंस शीट, वो भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉपर वे में, जिससे कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। 3 चीज, यानी कि अपन ट्रायल बैलेंस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और तीसरा प्रिपेयरिंग की अपन क्या करते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो उससे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या होता है? पता चल जाता है। और फोर्थ बात, हमें अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल चाहिए होती है वो ये हमें सिग्निफिकेंट मैनर में प्रोवाइड करा देता है। चौथी बात, और पांचवी अगर बात करें तो ये रिजल्ट को कंपैरिजन करता है। मतलब हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट और करंट ईयर के रिजल्ट को क्या करता है? कंपैरिजन। और उस कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बिहाफ पे इसका एडवांटेज है कि हम लास्ट ईयर का रिजल्ट और जो करंट ईयर का रिजल्ट है उसका क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? असरटेन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चेंज के रीजन को जान सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम के, यानी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है अच्छे से, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है, ठीक है। जितनी अकाउंट के लिए डिटेल चाहिए होती है सिग्निफिकेंट मैनर में प्रोवाइड करा देता है और कंपैरिजन करा देता है रिजल्ट को, और उसमें कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो उसके रीजन को भी पता लगा लेता है। तो ये है जी इसके एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और इसको जो इजाद किया था, जो इसके जन्मदाता थे, वो थे लुकास पेसियोली, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम ट्रांजैक्शन के बारे में। तो देखो जी ट्रांजैक्शन के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया है कि ट्रांजैक्शन क्या है, इसका रिजल्ट वो क्या है और इसको किस तरीके से हम एंटर कराते हैं। पहली बात एक बार दोबारा रिवीजन कराते हैं, जो ट्रांजैक्शन होता है वो मनी के टर्म में होना चाहिए। यानी फाइनेंशियल बुक में अगर आपको लेके आना है तो कोई भी
टर्म जो होगी अगर वो मनी में है तो हो सकता है, तो ट्रांजैक्शन किसके टर्म में होगा, मनी के टर्म में, और उसका जो रिजल्ट आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इवेंट। तो जो ट्रांजैक्शन है जी वो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी ट्रांजैक्शन जो बुक्स में अपन रिकॉर्ड करते हैं उसके दो अप्रोचेस हैं, एक है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब जी बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, पहले हम इसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से अच्छे से और उसके बाद बात करेंगे हम ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपके मॉड्यूल में जितने भी इलस्ट्रेशन होंगे हम उन्हें कराते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में कुछ लिखा हुआ है, ये इक्विटी/लायबिलिटी प्लस इक्विटी प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। बताइए इक्विटी प्लस लायबिलिटी अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या जाता है जी, अपनी असेट्स आती है। तो ये बात तो आपने पहले भी समझी हुई है कि अपन इक्विटी में लायबिलिटीज ऐड करेंगे तो असेट्स के ये बराबर होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो अब कुछ बात करते हैं, तो इसको अपन थोड़ी बाद में समझेंगे, पहले कुछ बात समझ लेते हैं। एक अपन समझते हैं कैपिटल के बारे में, एक अपन समझते हैं असेट्स के बारे में, एक अपन समझते हैं लायबिलिटी के बारे में, ठीक है जी, लायबिलिटीज के बारे में, एक अपन समझते हैं एक्सपेंसेस के बारे में और एक अपन समझते हैं इनकम के बारे में। तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं जो कि मुझे आपको पहले समझाने हैं। ये है कैपिटल, ये है असेट्स, ये है लायबिलिटीज, ये है एक्सपेंसेस, ये है इनकम, ठीक है। पहले अपन इनके बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, बैलेंसेस, कि इनके बैलेंसेस होते क्या है। कैपिटल का बैलेंस सबको पता है जी, क्या होता है, सीआर। असेट्स का बैलेंस क्या होता है जी, सबको पता है, डीआर। लायबिलिटीज का बैलेंस सबको पता है, सीआर। एक्सपेंसेस का बैलेंस पता है, डीआर। और इनकम का बैलेंस पता है, सीआर। जो यानी कि क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट, यानी कि कैपिटल का बैलेंस सीआर, असेट्स का बैलेंस डीआर, लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर, एक्सपेंसेस का डीआर और इनकम का सीआर। ये इनके बैलेंस हैं जो कि आपने पढ़े हुए हैं। अब अपन इसमें बात करते हैं इंक्रीज डिक्रीजमेंट की। अगर मान के चलते हैं कि कैपिटल में इंक्रीज होगा, यानी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्या होगी जी, इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज होगी तो इसका बैलेंस क्या होगा, सीआर। और अगर ये डिक्रीज होगी तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डीआर। इंक्रीज होगी तो और सीआर हो जाएगी, और इसमें अगर डिक्रीजमेंट आएगा तो डीआर। यानी कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है, और इंक्रीज होगी तो और सीआर होगी, लेकिन अगर ये डिक्रीज होगी यानी घटेगी तो ये क्या हो जाएगी जी, डीआर हो जाएगी। असेट्स की बात करते हैं, डीआर होता है, अगर ये इंक्रीज होगी तो और डीआर हो जाएगी, ठीक है, डीआर होगी। और अगर ये डिक्रीज होगी तो क्या होगी जी, सीआर। एक बात याद रखेंगे, अकाउंट्स में अपने पास सिर्फ दो ही टर्म है, यानी एक डीआर और एक सीआर। या तो किसी का बैलेंस डीआर होगा और या किसी का बैलेंस सीआर होगा। तो जिसका बैलेंस डीआर है अगर वो इंक्रीज की बात करें तो और डीआर हो जाएगा, और अगर उसकी इंक्रीज की बात करें तो और डीआर, और डिक्रीज की बात करें तो वो सीआर हो जाएगा। बैलेंस अपन को समझ में आना चाहिए। कैपिटल का बैलेंस सीआर, इंक्रीज होगा तो सीआर और डिक्रीज होगा तो डीआर। ऐसी असेट्स का बैलेंस पता है अपन को, डीआर होता है, इंक्रीज होगी और असेट्स बढ़ रही है तो डीआर हो जाएगी, और अगर घट रही है हमारी असेट्स तो सीआर हो जाएगी। लायबिलिटीज की बात करते हैं, सीआर बैलेंस होता है इसका, और लायबिलिटीज बढ़ाओ, इंक्रीज कराओ, तो इंक्रीज कराएंगे तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, सीआर और बढ़ेगा, और अगर वो डिक्रीज होगी यानी कम होगी तो क्या हो जाएगी, डीआर हो जाएगी। ऐसी एक्सपेंसेस का बैलेंस अपन को पता है कि डीआर होता है ऑलवेज, और अब इसको बढ़ाते जाओगे और एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, डीआर, और ये कम हो जाएगा एक्सपेंसेस तो हमारा क्या हो जाएगा जी, सीआर हो जाएगा। ऐसी इनकम की बात करते हैं, इनकम का बैलेंस सीआर होता है, और इंक्रीज कराओगे तो क्या हो जाएगा, सीआर, यानी इंक्रीज में कौन सा बैलेंस हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। और अगर अपन इसको बात करते हैं कि इसको कम करें, इनकम हमारी कम होने लग जाए तो क्या हो जाएगा जी, डीआर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, कैपिटल का बैलेंस सीआर, इंक्रीज होगी तो सीआर और डिक्रीज होगी तो डीआर। ऐसी असेट्स का बैलेंस डीआर, इंक्रीज होगी तो डीआर और डीआर कर दो, और डिक्रीज करोगे तो सीआर कर दो। लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है, इंक्रीज होगी तो और सीआर। इंक्रीज का मतलब इंक्रीज करें तो बैलेंस और क्या होगा, सीआर होगा, ठीक है, और डिक्रीज करेंगे तो डीआर। एक्सपेंसेस का बैलेंस डीआर है, और उसको बढ़ाते चलो तो डीआर, और उसे कम कर दोगे तो सीआर। ऐसी इनकम के बैलेंस की बात करें तो सीआर, और उसको इंक्रीज करोगे तो सीआर, और डिक्रीज करोगे तो डीआर। तो ये है कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में, यानी क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। और ये लुकास कैसियोलॉजी ने भी तो बताया कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डीआर और सीआर में ही होते हैं। तो ये मैंने बताया कैपिटल के बारे में, असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में और इनकम के बारे में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डायग्राम के रूप में ही आपको समझा दिया है कि कोई चीज बैलेंस
किसी चीज का सबसे पहले बैलेंस बताओ। जैसे अपन कोई भी चीज सोचे कि अपन मान के चलते हैं कि अपनी फर्नीचर असेट से अपन को पता है तो उसका बैलेंस डीआर होता है, और अगर अपन ने फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर इंक्रीज होगा तो और बैलेंस डीआर होगा, और अगर अपन फर्नीचर को सोल्ड आउट कर दें या मान के चलो तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर घटेगा, तो फर्नीचर घटेगा तो डीआर से क्या होगा सीआर। तो सेम प्रोसीजर है, अगर असेट्स हमारी इंक्रीज होगी तो डीआर और डिक्रीज होगी तो सीआर। तो ये थे आपके कैपिटल असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। बैलेंस बताया है, इनके पहले बैलेंस अपन को समझ में आना चाहिए। कैपिटल का सीआर, असेट्स का डीआर, लायबिलिटीज का सीआर, एक्सपेंसेस का डीआर और इनकम का सीआर, ठीक है, और इंक्रीज डिक्रीज का बता दिया है। तो अब उसके बाद अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि आपके इलस्ट्रेशंस के बारे में, जो कि अपन इलस्ट्रेशन भी क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अपन समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपका जो पहला जो इलस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है जी, पेज नंबर है 2.7 पे, उसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन entered into by R after he started his business, मतलब उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन है वो हमको एंटर कराने हैं। शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी इफेक्टेड बाय दिस ट्रांजैक्शन, और हमें बताना है कि इससे कौन कौन से जो अकाउंट्स हैं वो क्या होंगे, इफेक्ट होंगे, यानी इनके द्वारा जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए उससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो आपका में लिखा हुआ है 2017 अप्रैल, और एक साइड अपन को अप्रैल में डेट दे रखी है 1 2 3 4 5, और एक साइड अपन को अमाउंट दी हुई है, ठीक है जी। सबसे पहले लिखा हुआ है आर ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद, ठीक है, आर ने स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और वो भी कितने रुपए से स्टार्ट किया है जी, 5,000 से। तो 5,000 से स्टार्ट किया है। तो देखो अपन पहले अगर बात करें तो एक तो हमारे पास बैंक आ गया, स्टार्टेड विद बैंक, तो बैंक आ गया अपने पास कितने का, 5,000 का। और एक अपन बात करें तो स्टार्ट करता है कोई भी बिजनेस तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, कैपिटल। तो देखो दो चीज है, एक तो बैंक है और एक कैपिटल है। इसकी थोड़ी सी एंट्री की बात समझते हैं कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, यानी आर ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उसने क्या एंट्री पोस्ट करी होगी, तो मैं एंट्री में एक बार बता देता हूं। एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, टू कैपिटल अकाउंट 5,000 से, ठीक है। ये एंट्री है जो कि मैं भी आने वाले टाइम में भी समझाऊंगा, अभी आगे भी इसके बारे में समझेंगे। तो जैसे एक तो बैंक है 5,000 और एक कैपिटल है 5,000, मुझे पता है अच्छे से कि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है जी, सीआर, ठीक है, और बैंक जो है वो मेरी असेट्स है और इसका बैलेंस क्या होता है जी, डीआर। तो दो चीज आपको याद रखनी है, यानी बैंक जो है उसका बैलेंस डीआर होता है और कैपिटल इसका बैलेंस होता है सीआर। बैंक हमारी असेट्स है, तो मेरी असेट्स क्या हो गई जी, इंक्रीज हो गई, और ये जो लायबिलिटी यानी कैपिटल है, इससे मेरी क्या इंक्रीज हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है जी। यानी बैंक से असेट्स इंक्रीज हो गई और जो कैपिटल हमने बिजनेस के अंदर लगाई वहां से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो आपको इसके अंदर यही बताना है। और देखो नेचर ऑफ अकाउंट है, यानी कि जो बैंक है वो असेट्स है, असेट्स इंक्रीज लिखी हुई है, और कैपिटल है जिसका बैलेंस सीआर होता है, और कैपिटल भी हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है, यानी पैसा आ गया बिजनेस के अंदर और कैपिटल भी आ गई, तो यानी बैंक भी बढ़ गई और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। तो आपके में लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्वॉल्वड है, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्वड है, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्वड है, ठीक है। बैंक हमारी असेट्स है, मैंने लिख दिया, कैपिटल हमारी कैपिटल ये अकाउंट है। अब दोनों ही इंक्रीज हुई हैं, यानी असेट्स बढ़ गई हमारी, एक तो बैंक में पैसा आ गया 5,000 रुपए और हमारी बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई, तो दोनों की दोनों इंक्रीज हुई हैं। और मैंने एंट्री भी यहां पे समझा दी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, आपके आगे लिखा हुआ है वहां पे डीआर में 5,000 और सीआर साइड में कितना 5,000। तो गाइस ये थी एंट्री नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं एंट्री नंबर सेकंड की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो पॉइंट नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹1200। तो इन्होंने फर्नीचर परचेज करा है। तो जी देखो फर्नीचर हो गया एक तो, ठीक है, और एक हो गया हमारा बैंक, ठीक है, ये दो चीज इफेक्ट हुई है, तो फर्नीचर इफेक्ट हुआ है, बैंक। तो फर्नीचर परचेज किया है इन्होंने, कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया है जी, 1200 का, ठीक है। और बैंक से हमारे कितने रुपए चले गए, 1200, क्योंकि हमने परचेज किया फर्नीचर, तो हमारे पास पैसा गया हुआ तभी तो फर्नीचर आया है। तो हमारा यानी कि फर्नीचर यानी कि इंक्रीज, ठीक है, और हमारा जो दूसरा एक बैंक है वो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज। दोनों की दोनों हमारी क्या है, असेट्स है। देखो फर्नीचर भी असेट्स है अपनी, ठीक है, और बैंक भी हमारी क्या है, असेट्स है। तो एक तो यानी कि फर्नीचर जो असेट्स है वो तो हमारी हुई है इंक्रीज, ठीक है, और जो बैंक है वो हमारा हुआ है डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमें पता है बैंक, इससे पहले जो एंट्री करी थी बैंक अपन को पता है असेट्स है, बैंक अगर असेट्स है हमारी और फर्नीचर भी हमारी असेट्स है। बैंक हमारा कम हो गया 1200 रुपए से, यानी एक असेट तो हमारी डिक्रीज हो गई, और फर्नीचर हमने परचेज करा 1200 रुपए का, वो असेट्स और वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर अपन इसकी एंट्रीज की बात करें तो एंट्री हुई है फर्नीचर अकाउंट डीआर
टू बैंक अकाउंट, यानी फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर में हमारे कितने रुपए बढ़ गए 1200, यानी फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया और बैंक हमारा 1200 से क्या हो गया डिक्रीज। तो अपन ने जैसे अभी बताया था कि असेट्स इंक्रीज होगी तो और DR कर दो और डिक्रीज होगी तो CR कर दो। तो एक असेट्स हमारी इंक्रीज हुई है तो DR कर दी, दूसरी असेट्स हमारी डिक्रीज हुई है 1200 रुपए से तो वो CR कर दी। तो आपके में लिखा हुआ है जी फर्नीचर असेट्स से दोनों मैंने बता दिया है, एक हमारी इंक्रीज हुई है और दूसरी हमारी डिक्रीज हुई है। तो बैंक हमारा डिक्रीज हुआ है और ये हमारी इंक्रीज हुई, तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज और बैंक हमारा डिक्रीज। ठीक है जी, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो गाइस हम लोग क्वेश्चंस आपको कराते हुए चल रहे हैं, एग्जांपल आपके कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं इसके। ठीक है, तीसरा लिखा हुआ पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, सैलरी पेड करिए क्लर्क को, कितने रुपए की पेड करिए जी 1100 रुपए की। तो जब सैलरी पेड करिए हमें पता है एक तो से सैलरी इफेक्ट हुई है और एक इससे इफेक्ट हुआ है बैंक। पहले चीजें चेक करनी है कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। एक एंट्री में हमें पता है कि 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, ये तो कंफर्म्ड है क्योंकि अपन डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सैलरी पे करिए क्लर्क को और पैसा गया है, तो एक तो सैलरी इफेक्ट हुई है और एक अपना बैंक इफेक्ट हुआ है। तो सैलरी की में 1100 रुपए और बैंक में 1100 रुपए। एक बात तो तुम्हें समझ में आती है, ये तो है हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सपेंसेस और ये बैंक जो है वो हमारी क्या है असेट्स। तो अब मैं बात करूं तो एक्सपेंसेस तो मेरा हुआ है इंक्रीज, ठीक है, और बैंक यानी कि असेट्स वो हमारी क्या हुई है डिक्रीज। ठीक है, अगर हम इसकी एंट्रीज की बात करें तो अपन एंट्री पोस्ट करते हैं सैलरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इंक्रीज डिक्रीज से समझ में आ गया, इंक्रीज हुई है एक्सपेंसेस का बैलेंस दिया तो और DR कर दिया, सैलरी अकाउंट DR। ठीक है, और हमें पता है बैंक हमारी असेट से डिक्रीज करना है, असेट्स का बैलेंस DR होता है, डिक्रीज करेंगे तो CR हो गया, तो टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो गई, यानी सैलरी एक्सपेंसेस है इंक्रीज कर दी और बैंक हमारा डिक्रीज हुआ क्योंकि पैसा गया है। तो देखिए आपके में लिखा हुआ है यानी कि हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है और जो असेट्स है वो मनी क्या हुई है डिक्रीज, और एंट्री अपन ने पोस्ट कर लिया। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बैलेंस की पकड़ होनी चाहिए, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है। अगर हमारे पास बैलेंस की पकड़ है ना तो अपना कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर बैलेंस की गड़बड़ है, बैलेंस अपन को नहीं आते अच्छे से समझ में, तो हमारे क्वेश्चन में चांसेस होते हैं गलत होने के। अब इसका 4th पॉइंट है पेड किया है जी रेंट, और पेड किया वही जैसे कि अपन ने सैलरी पेड करी जैसे रेंट पेड कर रहे हैं। हमको पता है रेंट पेड कर रहे हैं तो एक तो रेंट इफेक्ट हुआ है और एक अपना बैंक इफेक्ट हुआ है, यानी पेड करेंगे तो कितने रुपए का जी पेड किया है, इन्होंने पेड किया है 1150 रुपए का। तो देखो 1150 रुपए का पेड किया है, ये एक्सपेंसेस है यानी कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और ये जो हमारा बैंक है ये डिक्रीज हुआ है। हमें पता है कि रेंट का बैलेंस क्या होता है DR, क्योंकि एक्सपेंसेस है और इंक्रीज हुआ तो और DR कर दो। बैंक का बैलेंस यानी असेट्स से DR बैलेंस होता है, इंक्रीज होता तो और DR करते, लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे CR। इंक्रीज में और DR, डिक्रीज में CR। एंट्री भी पोस्ट कर देते हैं, एंट्री होगी जी रेंट अकाउंट DR हुआ है और DR कर दो, और टू बैंक का बैलेंस क्या हुआ CR, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी 1150 रुपए से। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप चेक करेंगे तो आपको पता है रेंट है एक्सपेंसेस है, हमने पता है कि रेंट का बैलेंस DR होता है, एक्सपेंसेस है इंक्रीज हुआ है, बैंक है असेट्स है हमारी और इसका बैलेंस हमने जो असेट्स है DR होता है डिक्रीज होती है तो CR कर दिया है, ठीक है, डिक्रीज मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखो आपका एक तो इंक्रीज लिख दिया एक्सपेंसेस में और असेट डिक्रीज हो गई 1150 रुपए, DR साइड में रेंट में बढ़ गए और बैंक में हमारे 1150 रुपए कम हो गए। एंट्री के लिए भी आके दिया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात करते हैं लास्ट में रिसीव्ड हुई है इंटरेस्ट। क्या जी रिसीव्ड कितनी हुई है इंटरेस्ट 2000 रुपए की हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है। तो चलो अब बात कर लेते हैं, तो रिसीव्ड हुई है इंटरेस्ट, तो एंट्री पोस्ट कर लेते हैं अपन। तो एक तो अपन को पता है कि असेट्स और एक हमारी इनकम, तो हमें पता है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है, असेट्स का बैलेंस DR होता है और इनकम का बैलेंस होता है CR, और इंक्रीज हुई है तो CR हो गई, ये मतलब इंक्रीज हुई है तो ये DR हो गई यानी कि इंक्रीज, ठीक है जी। तो यानी कि दोनों की दोनों इंक्रीज हुई है। असेट्स में मतलब पैसा आ गया हमारे पास कितने रुपए 2000 रुपए, ठीक है, और असेट्स भी आ गई और इनकम भी हमारी बढ़ गई क्योंकि इनकम हमें जनरेट हुई है। कितने रुपए की चीज जनरेट हुई है 2000 रुपए की। बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या, यानी इनकम का बैलेंस CR और जनरेट हुई है, CR है तो इंक्रीज कर दिया, असेट्स हमारे पास पैसा आया है, ठीक है, DR बैलेंस होता है इंक्रीज हो रही है तो हमने और इंक्रीज कर दी। यानी कि हमें पहले बैलेंस पहचानना है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है DR। अब वो तुम देखो आ रही है जा रही है, अब आई है तो आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है DR कर दो तो और DR कर दिया, तो DR किस केस में होता है इंक्रीज में, और हमारी इनकम भी जनरेट हुई है
है तो इनकम का बैलेंस क्या होता है सीआर, और अपन को इंक्रीज हुई है तो और सीआर कर दिया, तो ये इंक्रीज दोनों की दोनों हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है जी। अगर मैं एंट्री पोस्ट करूं, जैसे कि इसमें रिसीव्ड इंटरेस्ट है तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी, मान के चलते कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो कैश भी हमारी असेट्स है, तो ये हमारी 2000 रुपए यहाँ पे आ गए और 2000 रुपए हमारे यहाँ पे आ गए। तो आप दोनों जगह जाके चेक करेंगे तो 2000 रुपए आपके डीआर साइड और सीआर साइड 2000 रुपए दोनों की दोनों इंक्रीज हुई है, असेट्स भी इंक्रीज हुई है और इनकम भी इंक्रीज हुई है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 2.7 पे था, जो कि अपन ने इसको कर लिया है कंप्लीट। ठीक है ना गाइस। तो ये थे इंक्रीज डिक्रीज का सिस्टम, कि क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा, ये अपन को थोड़ा सा समझना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंक्रीज डिक्रीज का सिस्टम आगे 5 पॉइंट्स बताए थे अपन ने। लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर होता है, इंक्रीज होगी तो और सीआर और डिक्रीज होगी तो डीआर। ठीक है, लायबिलिटी। उसके बाद अपन करते हैं असेट्स। असेट्स का बैलेंस डीआर, असेट्स इंक्रीज हो रही है तो और डीआर कर दीजिए, और अगर डिक्रीज हो रही है तो सीआर कर दीजिए। 2 पॉइंट। बात करते हैं तीसरी लायबिलिटी, यानी सॉरी कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, तो कैपिटल अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो और सीआर कर दो, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डीआर कर दो। ठीक है। बात करते हैं 4th पॉइंट यानी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस का बैलेंस डीआर होता है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो और डीआर कर दो, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो सीआर कर दो। इनकम की बात करते हैं तो इनकम का बैलेंस होता है सीआर, इंक्रीज हो रहा है तो और सीआर कर दो, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डीआर कर दो। तो गाइस ये थे 5 आपके पॉइंट। तो पांचों के पांचों मैंने एग्जांपल आपके जो मॉड्यूल के अंदर दे रखा था वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात थी, रिकॉर्ड करते हैं उसकी 2 अप्रोचेस थे, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मैंने आपको बताया था इक्विटी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स, यानी कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि हमारी बराबर होती है। अगर ये बराबर नहीं आ रही तो आपने कहीं ना कहीं क्या कर रखा है, कोई एरर कर रखी है, आपसे कुछ भूल हुई है, या मान के चलते आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। तो ये इक्वेशन हमेशा बराबर आनी चाहिए, यानी इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट। इनमें से मान के चलो कोई भी चीज मिसिंग है, कोई 2 चीज दे रखी है, एक चीज मिसिंग है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इधर उधर करके कर सकते हो। जैसे कि इक्विटी और लायबिलिटी, जैसे अपन के पास मान के चलते हैं असेट्स दे रखी है और इक्विटी दे रखी है, तो जैसे मुझे लायबिलिटी निकालनी है तो लायबिलिटीज कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे पता है कि असेट्स में से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, इक्विटी लेस करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो मेरी निकल के आ जाएगी लायबिलिटी। ठीक है जी। और मान के चलते मुझे इक्विटी निकालनी है, तो इक्विटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट्स में से ये वहां पे से क्या चली जाएगी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज लेस कराऊंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा इक्विटी निकल के आ जाएगी। तो अपन इसको कोई से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो अपन को लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए इक्वेशन का, यानी इक्विटी यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स माइनस इक्विटी, या इक्विटी इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। आप इसको करके कर सकते हैं अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो, लेकिन अपन को इक्वेशन हमेशा याद रखनी है। ठीक है जी। ये आपको बात समझ में आई, क्लियर। तो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका भी कुछ पॉइंट जरा आपको समझाते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके भी लेते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल्स लेते हैं, तो आपके मॉड्यूल का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे कि आपका मॉड्यूल का भी एग्जांपल क्या हो जाएगा जी, क्लियर हो जाएगा। तो अपन उसके बारे में जरा समझते हैं। तो देखो इधर लिखा हुआ है जो आपका एग्जांपल नंबर, आप आ जाइए 2 पे। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। लिखा हुआ है डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, और नीचे दे रखा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंस अपीयर एज फॉलो, यानी कि हमें क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं और ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। हमसे नीचे कह रहा है एक तो रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट। ठीक है जी। और दूसरा आपसे पूछ रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो पहले मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने एक बात अच्छे से पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास कैपिटल होती है, मान के चलते ऑलरेडी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस थी, ये हमारी कैपिटल है। ठीक। अपन इसमें ऐड कराते थे जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है जी, कोई दिक्कत, नेट प्रॉफिट आप लोग ऐड कराते थे जो नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है। अपन इसमें से लेस करा देते थे ड्राइंग, अगर आपने कोई पर्सनल यूज के लिए कोई ड्राइंग करी है तो अपन लेस करा देते थे, लेस हो जाता था इसमें से नेट लॉस, नेट लॉस भी इसमें से क्या हो जाता था, लेस हो जाता था। ऐड कराते थे इसमें एडिशनल कैपिटल,
एडिशनल कैपिटल अगर आपने इंट्रोड्यूस कराई है ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर तो होगा। तो इसके बाद जो भी बैलेंस आता था उसको अपन कहां पे लिखते थे, अमाउंट के कॉलम में। इसका हम बोलते हैं नेट कैपिटल आ जाती थी हमारी, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस कराई, नेट लॉस में से लेस कराया, एडिशनल कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड कराई, नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करा देना, नेट लॉस होता है तो लेस करा देते हैं। ये अपना कहां से आता है जी, पी एंड एल से आता है। तो ये हम कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल में सब कुछ करने के बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती थी जिसको कि अपन यहां पे लिख देते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है लेकिन हमारे पास क्या गिवन नहीं है जी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ करेंगे, तो हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको समझा दिया है कि ये इस तरीके से होता है कि अपन कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, लेस करते हैं, ड्राइंग नेट लॉस लेस करते हैं, ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है जिसको अपन अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और मैं इक्वेशन को भी समझाऊंगा कि इक्वेशन क्या है, यानी कि बराबर होती हैं इक्वेशंस। इसको एक पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं और उसके बाद में इसकी कुछ एंट्रीज के बाद थ्रू भी इसको मैं समझाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखा है, लोन दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, फिक्स्ड असेट दे रखी है, इन्वेंटरी दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है। ये सारे बैलेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग के। क्लोजिंग में बात करूं तो कैपिटल क्या है आपके में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है जी। लोन क्या आ गया आपको अमाउंट दे रखी है, ट्रेड पेबल क्या आ गया आपको अमाउंट दे रखी है, फिक्स्ड असेट्स क्या है अमाउंट है, इन्वेंटरी की अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है, कैश एट बैंक की। तो सबसे पहले इन्होंने हमसे बात बोली है कि आप सबसे पहले ना इक्वेशंस को बताइए। क्या बताइए, इक्वेशन। तो कोई बात नहीं, पहले हम ओपनिंग की इक्वेशंस की बात करते हैं। हमें पता है कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट, जैसे कि लिखा हुआ है। तो अपन पहले इक्विटी की बात करूं तो मेरे पास कैपिटल जरा ओपनिंग में जाके चेक करो, 51,000 दे रखी है। क्या दे रखी है जी, 51,000। और लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो लायबिलिटी में एक तो मेरे को लोन दे रखा है और एक ट्रेड पेबल दे रखा है, यानी 11,500 और 5,700, यानी कि ये मुझको लायबिलिटी में दे रखा है 11,500 प्लस कितना 5,700, ठीक है। और उसके बाद हम असेट्स की बात करें तो असेट्स हमको कितनी दे रखी है, फिक्स्ड असेट दे रखी है, ठीक है, इन्वेंटरी दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है और 15,300 ये दे रखा। तो हम असेट्स को सारी ऐड कर रहे हैं। तो इसको ऐसे ना करके मैं दूसरे तरीके से भी इसको कर सकता हूं, ठीक है। तो यानी एक एक चीज की अपन बात करेंगे। तो यानी कि इक्विटी तो अपन को दे रखी है 51,000, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी में मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, लायबिलिटी में एक तो मैं ऐड कर लेता हूं लोन और एक ऐड कर लेता हूं, लोन के बाद क्या दे रखा है आपका ट्रेड पेबल। तो लोन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 11,500 का और अपन को जो ट्रेड पेबल दे रखा है वो दे रखे 5,700 के। तो 11,500 और 5,700 को अपन ऐड करेंगे 0 0 7 और 5 कैरी 1 5 1 6 और 7, तो 17,200, ठीक है जी। अपनी आ गई 17,200। तो हमारे पास इक्विटी कंप्लीट, हमारी लायबिलिटी कंप्लीट। अब अपन बात कर लेते हैं असेट्स के बारे में। तो असेट्स में हमें पता है कि असेट्स में एक तो हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है जी, एक हमारे पास इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी का दूसरा नाम होता है जी स्टॉक, और तीसरा है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं उसको, और अपने पास कैश दे रखा है, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट्स कितने की दे रखी है अपन उसको देखते हैं, 12,800 की दे रखी है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी कितने की दे रखी है, 22,600 की, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल अपन को कितने दे रखे हैं, 17,500 के, और अपन को जो कैश है वो कितना दे रखा है, 15,300। तो ये अपन को कुछ कुछ दे रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं, 12,800 और 22,600, उसके बाद दे रखा है 17,500 और उसके बाद दे रखा है 15,300। तो 0 0 0 0 2 0 और 8 और 6 कितने होते हैं जी, 14 14 और 5 19 19 और 3 22 की 2 कैरी 2 2 और 2 4 और 2 6 6 और 7 कितने होते हैं 13 13 और 5 कितने 18 की 8 कैरी 1, तो 2 और 1 3 और 4 5 6, तो 68,200 इसका जी टोटल आएगा, ठीक है। 68,200 कैलकुलेटर से करना है आपको, कैलकुलेटर अलाउड है, इजीली आपसे इसको टोटल कर लेंगे। तो ये अपना आ गया, यानी 51,000 ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो इक्वेशन में इक्विटी हमारी 51,000 है, प्लस उसके बाद मेरी लायबिलिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन को 17,200, ठीक है। और असेट्स कितनी दे रखी है 68,200। अगर आप इसका टोटल करोगे यानी इक्विटी प्लस लायबिलिटी का और इसका, तो ये टोटल इक्वल्स टू में आएगा, यानी 51,000 ऐड कराते हैं अगर अपन, तो 0 0 2 7 और 1 8 5 1 6 68,200
इन टोटल, और यहाँ पे भी 68,200। तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर पहली जो हमने ओपनिंग बैलेंसेस के थ्रू यहाँ पे निकाली। बहुत ही सिंपल तरीके से इक्विटी और लायबिलिटी को अपन ने ऐड करा दिया। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटी अपन ने ऐड करा दी और अपन ने असेट सारी ऐड करा दी। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स, ही अपना आंसर होता है। ठीक है, एक तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में दूसरी बात और कर लेते हैं अपन कि अपन क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं जी। ठीक है जी, अब क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में अपन लोग कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है तो गिवन, तो अपन तो बैलेंस की फिगर निकालने की कोशिश करेंगे ना जी। तो इक्विटी इक्वल्स टू तो क्वेश्चन मार्क रहने तो कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटी तो है हमारे पास, लायबिलिटी में एक तो अपन को लोन दे रखा है। ठीक है जी, लोन दे लिया, और लोन के बाद अपन को क्या दे रखा है जी यहाँ पे, ट्रेड पेबल। तो हमने ट्रेड पेबल भी ले लिए। तो लोन कितने का दे रखा है अपन को, 11,500 का दे रखा है लोन, और जो ट्रेड पेबल दे रखे हैं वो दे रखे 5,800 के। तो दोनों को अपन ऐड करेंगे, यानी 11,500 और 5,800, 0 0 8 और 5 13 की 3 कैरी 5 6 और 1 7, तो 17,300। ठीक है जी, 11 और 5 16 और इसको ऐड करेंगे तो 70,300 अपना लायबिलिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं जी असेट्स के बारे में। तो असेट्स अपनी कितनी कितनी है वो जरा देखते हैं। तो असेट्स जो दे रखी है उसमें एक तो सबसे पहले दे रखा है फिक्स्ड असेट्स, तो फिक्स्ड असेट्स ऐड कर लीजिए। फिक्स्ड असेट्स के बाद अपन को क्या दे रखा है जी, इन्वेंटरी दे रखी है, तो इन्वेंटरी अपन ने ले ली इन्वेंटरी। उसके बाद इन्वेंटरी के बाद अपन को ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं जी, और फिर अपन को दे रखा है कैश। तो फिक्स्ड असेट्स हमारे पास कितने की दे रखी है, 12,720 की। ठीक है जी, और अपन को जो इन्वेंटरी है वो कितने की दे रखी है, 22,900 की। और ट्रेड रिसीवेबल्स जी अपन को कितने दे रखे हैं, 17,500 के। और जो अपनी कैश है वो कितना दे रखा है, 15,600। तो ये बैलेंस अपन को दे रखा है और इस बैलेंस को अपन ऐड कर लेते हैं जी। ठीक है, इस बैलेंस को जब ऐड करेंगे तो अभी देखते हैं फिक्स्ड असेट्स का टोटल यानी असेट साइड का टोटल कितना आ रहा है। 12,720, 22,900, उसके बाद 17,500 और उसके बाद 15,600 ऐड करेंगे तो 0 कॉमन हो गई, 0 2 की 2 हो गई। ठीक है जी, 7 और 9 कितने होते हैं, 16 16 और 5 कितने हो गए तुम्हारे, 21 21 और 6 कितने हो गए, 27 कैरी 2 2 और 2 4 और 2 6 6 और 7 13 और 5 18 की 8 कैरी 1, तो 1 और 2 और 2 4 5 और 6 68,720, यानी इसका जो बैलेंस आया है वो आया 68,720। ठीक है जी, इसका अपन ने जो टोटल किया है तो ये 17,300 ये हमारे पास असेट्स हो गए। इक्विटी नहीं है, अपन को पता है कि अपन इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन के पास इक्विटी नहीं है तो हमें पता है इक्विटी को अब मैं निकालना चाहता हूं तो मैं असेट्स में से क्या लेस करा दूं, लायबिलिटी। असेट्स मेरे पास कितनी आएंगे, 68,700 और लायबिलिटी मेरे पास कितनी है, 17,300। बात तो समझ में आ रही है, यानी कि 70,300 है और ये हमारे पास कितना है, 68,720। तो 68,720 तो लेस कराएंगे 68,720 में से 17,300, 0 2 7 और 3 10 की 0 कैरी 1 और 60 की 6 कैरी 1 6 और 1 7 और सॉरी लेस कराना है 0 2 7 में से 3 गए तो अपने पास कितने बचेंगे 4, 8 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 1 और 6 में से 1 गए तो 5, तो 51,420। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इक्विटी कितने आई 51,420। तो ये चीज निकाल लिया। अपन ने बताया था ना कि इस इक्वेशन को याद रखना है, इसमें से कोई भी चीज निकाल लो, बैलेंसिंग वगैरह इस तरीके से निकालेंगे। इक्विटी निकालनी थी, असेट्स में से लायबिलिटी लेस करा दी तो मेरे पास क्लोजिंग कितना आ गया 51,420 और मेरे पास ओपनिंग कितनी दे रखी थी 51,000। ठीक है जी, ये आपको समझ में आया कि अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया है। अब बात करते हैं जी आगे। अब एक चीज समझ में आती है मेरे को कि अभी अभी मैंने कुछ चीज आपको समझाई थी कि भैया कि ओपनिंग कैपिटल जो भी होगी, ठीक है, उसमें अपन एड लेस कराते हैं जो भी कुछ, तो हमारे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकल के आती है। अब मुझे पता है कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल तो ये क्या बन जाए 51,420 और जो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 51,000 थी। तो भैया ये इतनी डिफरेंस कैसे आ गई, ये इंक्रीज कैसे हुई? तो हमें पता है कि हमारा कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है जी, 420 का, तो 420 का हमने प्रॉफिट लिख दिया तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 51,420। तो यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है इसके और इसके बीच में वो आ रहा है 420 का। तो 420 कैसे इंक्रीज हुई, यानी ओपनिंग थी 51,000, क्लोजिंग है 51,420, तो यानी कि जो हमारी इंक्रीज हुई है क्लोजिंग कैपिटल तो कैसे हुई है? तो अपन ने बताया ओपनिंग कैपिटल में अपन लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं लॉस, लेस करते हैं ड्राइंग, ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ
एक ही चीज से इंक्रीज हो रही है, वो है प्रॉफिट। और अगर ये डिक्रीज हो रही होती तो ये किससे डिक्रीज होती? ये लॉस से डिक्रीज हो जाती। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओपनिंग कैपिटल, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस लिया 420 का, वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये तो अपन ने इक्वेशंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इन्होंने बोला है कि जी आप ना बैलेंस शीट को प्रिपेयर करवा दीजिए, बैलेंस शीट। तो अपन को पता है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे इजीली वे में। तो जैसे कि आपकी बुक्स में यानी फाउंडेशन के इसमें दे रखा है, आगे जाके देखेंगे बैलेंस शीट मिलेगी। कैपिटल देखो 51,000 दे रखी है, इसमें ऐड कर दिया प्रॉफिट जो कि मैंने अभी आपको समझाया था 420 का। ठीक है, और लोन दे रखा है 11,500 का, और ट्रेड पेबल दे रखा है 58, और असेट साइड की सारी चीजें असेट साइड में दे रखी है। तो अपना ये बैलेंस शीट का टोटल कंप्लीट हो गया, और टोटल आ रहा है 68,720, यानी कि लायबिलिटीज। ठीक है, ये लायबिलिटीज हो गया। उसके बाद अपन को पता है कि यहाँ पे असेट्स आती है, ठीक, सॉरी अमाउंट आती है। उसके बाद अपन को पता है कि यहाँ पे असेट्स आएगी, फिर असेट्स के बाद इसमें क्या आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो सबको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट फॉर्मेट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट की हमसे बोल रहा है, कौन सी बैलेंस शीट की बोल रहा है? क्लोजिंग। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको बना रहे हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, लायबिलिटीज में अपन सबसे पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल अपन को पता है ओपनिंग थी 51,000, उसमें अपन ने ऐड करा लिया है प्रॉफिट। तो ऐसे ही अपन ने प्रॉफिट ऐड किया, वो मैंने आपको समझा दिया 420 कैसे आया। तो उसका ऐड करने के बाद आया क्या बना यार 400, 51,420। उसके अलावा और इसमें अपने पास क्या था, एक तो लोन ले रखा था अपन ने, और एक अपने पास था ट्रेड पेबल, वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ट्रेड पेबल हो गया, और ये हमारा हो गया लोन। लोन कितने का दे रखा था अपन ने, लिया था 11,500 का, और ट्रेड पेबल कितने का दे रखा था अपन को 5800 का। ठीक है जी, लोन दे रखा था अपन को 11,500 का, और ट्रेड पेबल दे रखा था 5800 का। तो अपन ऐड कर लेंगे इसको। ऐसे अपन असेट्स की बात कर लेते हैं। तो असेट्स में एक तो फिक्स्ड असेट्स थी आपकी, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स ले लिए अपन ने। फिक्स्ड असेट्स के बाद क्या था अपना दूसरा, इन्वेंट्री थी, तो इन्वेंट्री ले लिया अपन ने। इन्वेंट्री के बाद फिर अपना क्या था, ट्रेड रिसीवेबल था, तो ट्रेड रिसीवेबल ले लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ये कैश एट बैंक था, तो वो भी अपन ने ले लिया है। तो फिक्स्ड असेट्स में अपना पास कितना था 12,720, 12,720 थी अपनी फिक्स्ड असेट। इन्वेंट्री कितनी थी अपनी, इन्वेंट्री आ रही थी अपनी 22,900, 22,900। उसके बाद फिर अपना 70,500 था ट्रेड रिसीवेबल, और अपना कितना था जी 50,600। तो इसका जो टोटल है वो जी आपका आ जाएगा यहाँ पे 68,720 का टोटल दोनों साइड का इक्वल्स टू में आ जाएगा। तो ये हमसे दो चीज प्रिपेयर करवाई थी, और ये अपन ने प्रिपेयर कर लिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। एक तो अपन ने बैलेंसेस के बारे में समझा, ठीक है, एक अपन ने बैलेंसेस के बारे में समझा। उसके बाद फिर अपन लोगों ने क्या किया कि बैलेंस समझने के बाद मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में समझाया कि इस इक्वेशन को हम किसी भी तरीके से तोड़ सकते हैं, कोई भी चीज नहीं होगी तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लाएंगे। तो अपने पास ओपनिंग जो बैलेंस शीट थी उसमें सब कुछ क्लियर था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्या नहीं थी, कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क था, तो वो अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन से निकाल ली। उसके बाद उन्होंने मैंने मेन जो था वो था डिफरेंस, यानी ओपनिंग कैपिटल 51,000 थी और क्लोजिंग कैपिटल थी 51,420। तो इंक्रीज कैसे हुई, तो मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अपनी ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें ऐड करते हैं अपन प्रॉफिट, ऐड करते हैं अपन ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ड्राइंग, लेस करते हैं लॉस। तो उसके बाद हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी 5,420 की, 51,420 की आ रही थी, और जो ओपनिंग थी वो आ रही थी 51,000, डिफरेंस 420 का। कैसे इंक्रीज हुआ, तो अपन ने बता दिया कि इसमें क्या ऐड हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तभी तो हमारी कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना गाइस। तो अब बात कर लेते हैं इसके आगे। तो अब जो अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, और ये बैलेंस शीट आपको समझा दी है, इलस्ट्रेशन आपको बता दिए, दो इलस्ट्रेशन अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो आपसे उम्मीद ये रहेगी कि आप इलस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो थर्ड है इसका वो आप कर लें, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर जो थर्ड है वो आपको कर लें, ठीक है। तो ये था आज का अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। किसके बारे में गाइस, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो प्रॉपर वे में समझेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। आप इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड कर लें, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने जितना समझाया वो आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच है, तो अब सारा का सारा काम अपना प्रैक्टिकल वे में होने वाला है, तो ठीक है ना गाइस। तो इससे पहले अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर कराया आप उसका रिवीजन करते रहे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।